हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से ही हम एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, जो है रूल ऑफ लॉ यानी विधि का शासन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे केस लॉज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के या दूसरे लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट्स के हिंदी पेड नोट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो, और नोट्स के प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और टेलीग्राम पे अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहो तो आप कर सकते हो, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से रूल ऑफ लॉ यानी विधि का शासन। ये जो प्रिंसिपल है रूल ऑफ लॉ का, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। बेहद इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको आज हम केस लॉ के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करने से पहले हमें इसका मीनिंग जानना होगा कि बेसिकली विधि के शासन का अर्थ क्या होता है और मीनिंग क्या है रूल ऑफ लॉ का। तो अगर हम सीधी भाषा में इसकी बात करें तो कानून के शासन का अर्थ बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। देखो, सबसे पहला जो इसका मीनिंग है जो आपको याद रखना है वो यही है कि कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर, लॉ से ऊपर नहीं है। और इसका मीनिंग एक ये भी है कि हर व्यक्ति अपनी स्थिति और अपनी पोस्ट, जो भी उसका पद है, उसके बावजूद भी सामान्य कानून के अधिकार के क्षेत्र के अधीन है। कानून के शासन जो शब्द है, अगर मैं इस वर्ड की बात करूं तो इसकी जो उत्पत्ति हुई है, ये जो ओरिजिनेट हुआ है, ये इंग्लैंड से हुआ है और इंडिया ने इस कॉन्सेप्ट को अपनाया है। इसके अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति के साथ कठोर या मनमाना व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। कानून के शासन में कानून शब्द का अर्थ, चाहे वो व्यक्ति हो या सोसाइटी हो, उसे किसी व्यक्ति या शासन के द्वारा नहीं बल्कि कानून के द्वारा उसको शासित किया जाना चाहिए। मतलब लॉ जो है वो सुप्रीम है, कोई भी व्यक्ति लॉ से ऊपर नहीं है। ठीक, यही इसका मीनिंग है। ठीक, यहाँ पे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने तो इसको अपनाया ही है। जब हम देखो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो उसमें भी तो हम रूल ऑफ लॉ पढ़ते हैं, हालांकि इस बारे में कहीं लिखा हुआ नहीं है ना। आर्टिकल 14 जो है हमारा, जो समानता के अधिकार से संबंधित है, उसमें हम देखते हैं रूल ऑफ लॉ। तो यहाँ पे हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी ये चीज़ पढ़ते हैं। जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन से कनेक्टेड है, सीधा कॉन्स्टिट्यूशन से कनेक्टेड है। तो जो टॉपिक्स हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं उसके मोस्टली कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे रिट्स वगैरह हैं, वो हम कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी पढ़ते हैं। या ये आप रूल ऑफ लॉ ले लो, ये हम यहाँ पे भी पढ़ते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ते हैं। तो रूल ऑफ लॉ का मीनिंग आई होप आपको समझ आएगा। अगर आपको इसको एक लाइन में याद रखना है तो आप इसी तरीके से यहाँ पे याद रख सकते हो कि कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। इंडिया ने भी इस कॉन्सेप्ट को अपनाया है, भले ही साफ साफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ ना लिखी हो। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नोट डाउन कर लेने चाहिए। यहाँ पे फ्रांसीसी अभिव्यक्ति थी, मतलब एक कॉन्सेप्ट था ला प्रिंसिपे डी लेगलाइट, उससे ये लिया गया है। ये आपका रूल ऑफ लॉ का शासन, यानी जो रूल ऑफ लॉ है, जो विधि का शासन है, ये कहाँ से लिया गया है? फ्रांसीसी अभिव्यक्ति से। ये प्रशासनिक विधि का संपूर्ण आधार माना जाता है, मतलब जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है उसका पूरा बेस माना जाता है ये। हालांकि अगर हम रूल ऑफ लॉ की अवधारणा, इसके कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये बहुत ही पुराना भी है और बहुत ही प्राचीन भी है। बहुत टाइम से इसको फॉलो किया जा रहा है। इसको सबसे पहले किसने दिया था? इसको दिया था सबसे पहले एडवर्ड कोक के द्वारा। उन्होंने इसको प्रतिपादित किया गया था, जस्टिस एडवर्ड कोक। ये आप नाम नोट डाउन कर सकते हो। इसके अलावा प्रोफेसर डाइसी ने कहा है कि विधि के शासन का अर्थ है नियमित कानून की पूर्ण सर्वोच्चता या प्रभुत्व, जो मनमानी शक्ति के प्रभाव से विपरीत हो। तो इसको प्रतिपादित किसने किया? जस्टिस एडवर्ड कोक ने। और जो डाइसी हैं उन्होंने इसका मीनिंग बताया है। क्या मीनिंग उन्होंने बताया है? ये लाइन आप नोट डाउन कर सकते हो कि नियमित कानून की पूर्ण सर्वोच्चता और प्रभुत्व है जो मनमानी शक्ति के प्रभाव के विपरीत है। मतलब लॉ जो है वो सबसे सुप्रीम है। ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे बोली है। ठीक, तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखना है। जो 2-4 पॉइंट है वो आप नोट डाउन करके रख सकते हो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक, अब
जो प्लेटो और अरस्तु, जो बहुत ही पुराने दार्शनिक थे, यूनानी दार्शनिक, उन्होंने भी रूल ऑफ लॉ के बारे में अपने कुछ विचार व्यक्त किए हैं। प्लेटो लिखते हैं कि जहाँ कानून किसी अन्य प्राधिकारी, किसी अन्य अथॉरिटी के अधीन हो और उसका अपना कोई प्राधिकारी ना हो, वहाँ राज्य का पतन दूर नहीं है। लेकिन अगर कानून सरकार का स्वामी हो और सरकार उसकी दास हो तो स्थिति बहुत ही आशाजनक है। तो एक तरीके से यहाँ पे प्लेटो भी किसकी बात कर रहे हैं? रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे प्रोफेसर डाइसी ने कहा, डाइसी ने इस चीज़ को यहाँ पे इसके 3 प्रिंसिपल्स बताए हैं जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आई होप मीनिंग आपको समझ आ गया होगा। ये जो पॉइंट्स हैं ये आप नोट डाउन कर सकते हो। जैसे प्रशासनिक विधि का आधार है हमारा रूल ऑफ लॉ, जस्टिस एडवर्ड कोक के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, डाइसी ने इसके बारे में क्या कहा है, और ये जो अवधारणा है ये काफ़ी पुरानी है। इंडिया ने भी हमारे इस कॉन्सेप्ट को फॉलो किया है, रूल ऑफ लॉ को, और कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, ये इसका सिंपली यहाँ पे मतलब हम निकाल सकते हैं। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। जैसे हमने मीनिंग समझा वैसे ही अब हम इसकी डेफिनेशन समझेंगे। देखो कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन तो है नहीं रूल ऑफ लॉ की, बट फिर भी यहाँ पे प्रशासनिक कानून के क्षेत्र में अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बात करते हैं तो उसके स्कोप में प्रोफेसर विलियम वेड हैं, जिन्होंने कानून के शासन की परिभाषा इन शब्दों में दी है। इन्होंने कहा है कि विधि के शासन के लिए ज़रूरी है कि सरकार जो है वो विधि के अधीन हो, ना कि विधि सरकार के अधीन हो। मतलब जो सरकार है वो लॉ के अंडर रहकर काम करे, ना कि लॉ सरकार के अंडर हो। ये बात इन्होंने कही है और इसको हम इसकी डेफिनेशन मान सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये जो डेफिनेशन है थोड़ी इंपॉर्टेंट लगी मुझे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो है वो इसको ऐड कर दिया। तो मीनिंग समझ में आया, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन समझ आई। अब इसको आगे डिस्कस करेंगे केस लॉ के साथ। अब बात करेंगे डाइसी के कॉन्सेप्ट की, जो डाइसी ने बताया है, और उन्होंने क्या वो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, रूल ऑफ लॉ से ही रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडवर्ड कोक की। जो एडवर्ड कोक थे ये इस कॉन्सेप्ट के ओरिजिनेटर माने जाते हैं। किसके? रूल ऑफ लॉ के। और इसको डेवलप किया किसने? एवी डाइसी ने। तो डाइसी इसके डेवलपर हैं, मतलब इन्होंने इसको विकसित किया है, इसका विकास किया है। और अगर इसके ओरिजिनेटर की बात की जाए रूल ऑफ लॉ के, तो ये है एडवर्ड कोक। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे हमें पता होनी चाहिए। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो रूल ऑफ लॉ है उसके अंडर ये माना जाता है कि राजा को ईश्वर और विधि के अधीन रहना चाहिए। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध विधि की सर्वोच्चता स्थापित की है और कहा कि विधि के खिलाफ यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। विधि के शासन की अवधारणा को विस्तृत करने का श्रेय प्रोफेसर डाइसी को जाता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए रूल ऑफ लॉ से रिलेटेड। ठीक, हालांकि जैसे कि मैंने बताया कि रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। ठीक, और यहाँ पे ये जो लाइंस हमने देखी ये एडवर्ड कोक की हैं। उन्होंने यहाँ पे इस विषय में ये कुछ अपने विचार व्यक्त किए हैं। ठीक, उनका कहना ये है कि जो किंग है, जो राजा है, उसको ईश्वर और विधि के अधीन होना चाहिए। तो यहाँ पे जो डाइसी ने जब इस सिद्धांत को विकसित किया, इसको डेवलप किया, तो उससे 3 मुख्य सिद्धांत इन्होंने इसके बताए हैं। सबसे पहला सिद्धांत जो इन्होंने बताया है वो है विधि की सर्वोच्चता, यानी सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। इन्होंने कहा है कि लॉ जो है वो सबसे सुप्रीम है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। भले ही कोई सिटीज़न हो, कोई नागरिक हो, कोई मिनिस्टर हो, लॉ से ऊपर कोई नहीं है। अगर आपको ध्यान हो ये चीज़ हम कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ते हैं, लेकिन इसे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। कहीं ऐसा नहीं लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि हर व्यक्ति से ऊपर लॉ है या लॉ सबसे सुप्रीम है ना। लेकिन इसको हम पढ़ते हैं, वहाँ पे पढ़ते हैं हम। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है यहाँ पे जो डाइसी ने कही है कि इनका कहना ये है कि रूल ऑफ लॉ का सबसे पहला मीनिंग यही निकल के आता है कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, कानून की सर्वोच्चता। किसी भी व्यक्ति को दंडनीय नहीं माना जा सकता या उसे विधिपूर्वक शारीरिक या मानसिक रूप से आप कष्ट नहीं दे सकते, सिवाय जब तक वो देश के सामान्य न्यायालय के सामने सामान्य कानूनी तरीके से स्थापित कानून का स्पष्ट उल्लंघन ना करता हो, तब तक। तो यहाँ पे सुप्रीमेसी ऑफ लॉ की बात हुई है। जो नेक्स्ट यहाँ पे सिद्धांत है वो बात कर रहा है यहाँ पे विधि के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ। यहाँ से इन शब्दों से ही ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। यहाँ पे भी सिंपली वही आ रहा है।
मतलब ये जो डॉक्ट्रिन है, ये जो प्रिंसिपल है आपका रूल ऑफ लॉ का, ये कानून की नज़र में समानता को सुनिश्चित कर रहा है और जितनी भी गवर्नमेंटल अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा यूज़ की जाने वाली पावर्स पर रोक लगाता है, मनमानी शक्ति पर रोक लगाता है और कहता है कि हर व्यक्ति कानून की नज़र में समान है। कानून की नज़र में सब बराबर हैं, कोई अमीर हो, गरीब हो, अधिकारी हो, गैर अधिकारी हो, है ना, माइनॉरिटीज़ में आए या मेजॉरिटी में आए, उनके बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। कानून सभी को समान न्याय देता है, इक्वल जस्टिस प्रोवाइड कराता है। सभी लोगों के लिए एक जैसे कानून होने चाहिए और उन पर एक ही अदालत के द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए। तो ये एक तरीके से इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है और सुप्रीमेसी ऑफ लॉ की बात करता है। तीसरी चीज़ जो डाइसी ने बताई वो है विधिक भावना की प्रधानता, यानी प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। अब इसका क्या मतलब है? यहाँ पे जो रूल ऑफ लॉ है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एंटायर बेस है। तो एक तरह से ये डॉक्ट्रिन गवर्नमेंटल अथॉरिटीज़ की आर्बिट्रेरी जो पावर्स हैं उन पर रोक लगाता है। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। यहाँ पे डाइसी के कानून की जो तीसरी अवधारणा, ये जो तीसरी चीज़ हम पढ़ रहे हैं, इसका तीसरा स्तंभ जो थर्ड पिलर है, जो अगर हम देखें तो कानूनी भावना की प्रधानता है। डाइसी के अकॉर्डिंग कानून के शासन की व्यापकता के लिए एक प्रवर्तन प्राधिकारी होना चाहिए, एक इन्फोर्समेंट ऑफिसर होना चाहिए, एक अथॉरिटी होनी चाहिए और वो अथॉरिटी उन्होंने न्यायालय में देखने को मिली। उन्होंने कहा कि कोर्ट है वो अथॉरिटी। उनका मानना था कि जो कोर्ट हैं वो कानून के शासन को लागू करने वाले होती है, इसलिए उन्हें स्पष्ट और भावी प्रभाव से, मतलब उन पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं होना चाहिए, उससे उनको मुक्त रखा जाना चाहिए। इसीलिए जो इंडिपेंडेंस है जुडिशरी की, जो भी स्वतंत्रता है हमारे देश में न्यायपालिका की, उसके शासन को, उन सब चीज़ों को कानून के शासन के अस्तित्व के लिए एक इम्पॉर्टेंट पिलर माना जाता है। अब हम बात करेंगे इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में दिए गए रूल ऑफ लॉ का यूज़ कहाँ कहाँ किया गया है, या फिर ये रूल ऑफ लॉ हमें कहाँ देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल 13 की। तो आर्टिकल 13 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कहता है कि विधायिका द्वारा बनाई गई विधि को संविधान के अनुरूप होना चाहिए, यानी कि लेजिस्लेचर जो भी लॉ बनाता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर रूल ऑफ लॉ की बात करें तो ये आर्टिकल 13 हमें बताता है। तो ये जो डॉक्ट्रिन है, ये आपका रूल ऑफ लॉ, ये कहता है कि स्टेट में कोई भी एक्ट अगर होता है तो वो लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये रूल ऑफ मैन या कोई इंडिविजुअल रूल अगर कर रहा है तो ये उसकी बात नहीं कर रहा है, ना ही ये ऐसा कह रहा है कि लॉ के अकॉर्डिंग रूल करो। तो ये डॉक्ट्रिन ना तो रूल बाय मैन की बात करता है, ना ही रूल अकॉर्डिंग टू लॉ की बात करता है, बल्कि ये कहता है कि लॉ है जो रूल करेगा और लॉ है जो गवर्न करेगा। तो यहाँ पे आर्टिकल 13 में ये बात हुई है कि विधायिका द्वारा बनाई गई जो भी विधि है वो संविधान के अकॉर्डिंग हो। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 21। जब हम आर्टिकल 21 को देखते हैं तो उसमें क्या लिखा है कि विधि के अनुसार ही किसी व्यक्ति को उसके जीवन की स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो आर्टिकल 21 जो है वो सभी को राइट टू लाइफ देने की बात करता है कि सभी के पास जीने का अधिकार है। ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का जो भाग 3 है उसमें बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और आर्टिकल 21 में हमें राइट टू प्राइवेसी और भी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट राइट्स दिए गए हैं। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन पे मैं पहले ही अलग से एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, सभी टॉपिक्स पर अलग अलग जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे, आप चाहो तो चैनल पे जाके देख सकते हो। और आर्टिकल 21 के राइट्स भी मैंने डिस्कस किए हुए हैं। तो आर्टिकल 21 हमें राइट टू लाइफ दे रहा है, हर व्यक्ति को जीवन की स्वतंत्रता से वंचित करने से मना कर रहा है। तो यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, जिस तरीके से आर्टिकल 13 था। इसी तरीके से अगर नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो वो है आर्टिकल 14, जो समानता के अधिकार से संबंधित है। तो जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, कई कई तरह के फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। उसमें एक इक्वालिटी के राइट की भी बात हुई है, समानता के अधिकार की बात हुई है। आर्टिकल 14 में कहा गया है कि सभी नागरिक समान हैं और किसी के भी साथ धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि के बात पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, मतलब इन ग्राउंड्स पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी ये कहा गया है, जब हम रूल ऑफ लॉ पढ़ते हैं तो उसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, है ना। हर व्यक्ति कानून की नज़र में एक तरीके से समान है।
सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। लॉ ही सुप्रीम है, लॉ ही गवर्न करेगा और लॉ ही रूल करेगा। कानून की नज़र में चाहे कोई नागरिक हो या बड़ी से बड़ी पोस्ट पे बैठा हुआ कोई पर्सन, सब कानून की नज़र में एक समान है। अब जैसे हमने देखा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, या मतलब उसमें जो भी आर्टिकल्स दिए गए हैं, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स तो ये थे जो हमने समझे, जिसमें कहीं ना कहीं हमें रूल ऑफ लॉ का टच दिखाई देता है। हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें एक तरीके से रूल ऑफ लॉ की ही बात हो रही है। अब हम डिस्कस करेंगे लास्ट में यहाँ पे केस लॉज, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पे हम सबसे पहला जो केस लॉ डिस्कस करेंगे वो है ईपी रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य 1973। इस मामले में कोर्ट ने विधि के शासन के दायरे को बढ़ाया और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 14 में कानून के शासन को एक नया अर्थ दिया कि आर्टिकल 14 में जो रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है, हालांकि साफ तौर पर ये चीज़ लिखी हुई नहीं है कि रूल ऑफ लॉ है यहाँ पर, लेकिन जब हम आर्टिकल 14 को पढ़ते हैं तो उससे हमें पता लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं कानून के शासन की ही बात हो रही है। तो कोर्ट ने इसको एक नया मीनिंग दिया और कहा कि उसे मनमानी शक्ति के खिलाफ सुरक्षा के रूप में माना जाता है। मतलब मनमानी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता और एक तरीके से ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है लोगों को। तो यहाँ पे आर्टिकल 14 की बात हुई है ईपी रोयप्पा वर्सेस तमिलनाडु इस राज्य के केस में। इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस एक और इम्पॉर्टेंट केस है 1975 का। ये एक हिस्टोरिकल जजमेंट था और एक हिस्टोरिकल केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 के तहत निहित कानून का शासन का जो सिद्धांत है, जो रूल ऑफ लॉ का प्रिंसिपल है, वो इस संविधान का मूल ढांचा है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर है। हालांकि बेसिक स्ट्रक्चर का जो प्रिंसिपल था वो केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल के केस में आया था। ये हम सभी जानते हैं, मोस्टली सबको पता होगा, बहुत ही फेमस केस रहा है केशवानंदा भारती का। बट इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण के केस में जो कोर्ट ने कहा है, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, वो आर्टिकल 14 में दिए गए कानून के शासन के सिद्धांत को यहाँ पे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बताया है। इसमें जोर देकर कहा गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 के तहत संशोधन भी इस कानूनी प्रावधान को ख़त्म नहीं कर सकता। तो 368 के तहत अगर कोई अमेंडमेंट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उस अमेंडमेंट से भी यहाँ पर रूल ऑफ लॉ को ख़त्म नहीं किया जा सकता, ऐसा कहा है कोर्ट ने इस केस में। नेक्स्ट आता है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। अब देखो, जो भी इंपॉर्टेंट केसेस है वो हम सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। रूल ऑफ लॉ से ही आपके डील करते हैं ये। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एकदम क्लियर वर्ड्स में कहा था कि आर्टिकल 14 जो है वो राज्य की कार्यवाही में मनमानी पर रोक लगाता है और व्यवहार में निष्पक्षता और समानता सुनिश्चित करता है। मतलब स्टेट किसी के भी साथ एक तो पूरे तरीके से कोई भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है ना, और समानता सुनिश्चित करता है, एक तरीके से इक्वालिटी की बात करता है। विधि का जो रूल है, मतलब ये जो रूल ऑफ लॉ है, जो विधि का नियम है, इसका एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व न्यायिक समीक्षा है। तो यहाँ पे जब जुडिशियल रिव्यू होता है किसी भी चीज़ का, तो जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से लोगों की जो स्वतंत्रता है, उनकी जो एक तरीके से जो हमने पढ़ा जैसे अभी समानता है, तो वो सुनिश्चित हो जाती है जुडिशियल रिव्यू। नेक्स्ट आता है DC वाधवा वर्सेस बिहार राज्य 1986। ये एक और अनदर इम्पॉर्टेंट केस है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून के शासन का जो उपयोग है वो राज्य सरकार की निंदा करने के लिए किया, जो अक्सर विधानमंडल द्वारा कानून बनाने के स्थान पर अध्यादेश बनाने की अपनी शक्ति का प्रयोग कर रही थी। अब कोर्ट ने यहाँ पे निर्णय दिया कि जो ऑर्डिनेंसेस होते हैं, है ना, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता तो राष्ट्रपति को या फिर जो स्टेट के गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं, उनको ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर दी गई है। तो कोर्ट ने कहा कि जो ऑर्डिनेंसेस होते हैं, जो अध्यादेश होते हैं, उनको दोबारा से जारी करना असंवैधानिक है, क्योंकि बिना कानून बनाए 14 साल की अवधि के लिए अध्यादेशों को दोबारा जारी करना कार्यपालिका के द्वारा शक्ति का दुरुपयोग है। तो एक तरीके से अगर हम इन सारे केसेस को देखें तो चारों ही केस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके साथ ही इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि रूल ऑफ लॉ से डील करते हैं, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ही रूल ऑफ लॉ का है, विधि के शासन का है। और मैंने बताया था कि आर्टिकल 14 एक ऐसा आर्टिकल है जो समानता के अधिकार के साथ साथ विधि के शासन की भी बात करता है, रूल ऑफ लॉ की बात करता है। तो जब जैसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में रूल ऑफ लॉ पढ़ते हैं, वैसे ही हम कॉन्स्टिट्यूशन में अगर रूल ऑफ लॉ पढ़ते हैं तो हम आर्टिकल 14 की बात करते हैं। ठीक, तो
मैंने बताया था ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो सीधा आपका कॉन्स्टिट्यूशन से कनेक्टेड है, तो इसी वजह से ये सारे के केसेस जो हैं वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन से ही कनेक्टेड है, सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हैं, आप चाहो तो इनको नोट डाउन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हमने समझा है रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट। क्या कहता है रूल ऑफ लॉ? अगर एक लाइन में समझा जाए कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, और ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ की ये बात करता है, ठीक है ना। मतलब क्या कहता है कि लॉ है जो रूल करेगा, लॉ है जो गवर्न करेगा, उसकी बात करता है। कोई व्यक्ति लॉ से सुप्रीम नहीं है, लॉ सबसे सुप्रीम है, कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, और कानून की नज़र में हर व्यक्ति समान है, ठीक है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।